जो हमारे पीटीआई के सेनेटर्स हैं उन सबको रिक्वेस्ट कर दी कि अपने अपने इस्तीफे जो हैं वो पार्लियामेंट चेयरमैन को एड्रेस करके पार्लियामेंट्री लीडर के दफ्तर में पहुंचा दें, ताकि मैं फिर जाके तो चेयरमैन सेनेट के पास उनको जमा करा दूं। वो कुछ मौसूल हो गए हैं और कुछ मौसूल हो रहे हैं, जो जो बाहर हैं वो इंशाल्लाह आज शाम या कल तक दे देंगे। जलसा जरूर होगा इंशाल्लाह, बहुत बड़ा जलसा होगा। अली अमीन खान साहब ऑर्गेनाइज करेंगे, खान साहब ने उनको जिम्मेदारी दी है। पेशावर में होगा और इंशाल्लाह ताला मोर लाइकली सितंबर के एंड में होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इसराइल ने कतर पर हमला किया और उसके बाद यूं महसूस होता था कि मुस्लिम वर्ल्ड जब खड़ी होगी तो इसराइल बैकफुट पे जाएगा, लेकिन कल इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने यह डिक्लेयर कर दिया कि अगर अमरीका कर सकता है, और बिलखसूस उसने पाकिस्तान का नाम लिया कि अगर वो पाकिस्तान में दाखिल होकर उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन कर सकता है तो हमें भी ये राइट हासिल है कि हमारे भी दुश्मन जहां जहां मौजूद हैं हम उनके साथ ये सलूक करें। तो इसराइल बैकफुट पे नहीं है, बल्कि उसने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। और उसके साथ ही हमारा प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कतर के अंदर हैं और साथ साथ यूएई के प्रेसिडेंट भी वहां पे हैं और साथ शायद सऊदी अरब के वली अहद भी तशरीफ ला रहे हैं वहां पे। तो अब इस मीटिंग का क्या फायदा होगा? क्या कतर अपने कदमों पे खड़ा हो सकेगा? और अगर आने वाले दिनों में सारी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ यही सलूक होता है तो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड क्या करेगी? बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियों से भी इस्तीफे देने शुरू कर दिए। ऐसा लगता है कि ये जो ईवान है इनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकल रही है, आज गई या कल गई, और इसका इमरान खान साहब को क्या फायदा होगा? एक सवाल दूसरा ये भी है। और साथ साथ इमरान खान साहब से मुलाकात का इशू जो है, ऐसा लगता है कि जुमेरात की मुलाकात जो है वो तकरीबन खत्म हो गई है, क्योंकि हर जुमेरात पे जब भी इनकी पार्टी के लोग वहां जाते हैं तो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती। क्यों नहीं करवाई जाती? जबकि हाई कोर्ट का फैसला भी है और इस फैसले के ऊपर अमल दरामद भी होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अख्तियार वली खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। इनके साथ मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद खान साहब हैं, दिफाई तजियाकार हैं, और इनके साथ फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। फैसल साहब, ये फरमाइएगा, आज सलमान सफदर साहब ने हाई कोर्ट में कहा कि अगर तारीख 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसकी नजरसानी दरख्वास्त जो है वो अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर नहीं लगती तो फिर मैं पेश नहीं हो सकूंगा, फिर बेशक साल की तारीख दे दें, मैं नहीं आऊंगा। तो क्या वकील बदला जा रहा है? सलमान सफदर साहब ने अपनी जो झंझलाहट है या एक नाराज़गी है उसका इजहार किया है। यानी नॉर्मली जो है वो इतनी देर में नहीं लगती हैं, 4 महीने हो गए, 4 महीने बाद भी अर्ली हियरिंग अपने फिक्स की है। तो उन्होंने जाहिर है एक वकील क्लाइंट के लिए जो है वो इसी तरह से ही बात करता है। तो आई थिंक उन्होंने अपनी जो एक गुस्से का इजहार किया है, गुस्से का इजहार है, कोई केस नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो काफ़ी मेहनती आदमी है और अपने काम वो ठीक करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनके ऊपर कोई इस किस्म का कोई, अब इसका जवाब तो सलमान सफदर साहब भी बेहतर दे सकते हैं, बट आई डोंट थिंक ही हैज सम प्रॉब्लम्स। वो केसेस ठीक कर रहे हैं अपने। ठीक है। इमरान खान साहब से मुलाकात का बड़ा इशू बना हुआ है, तो हर जुमेरात को पार्टी जाती है, मुलाकात ही नहीं होती। आप क्योंकि मुल्क से बाहर थे नहीं तो आपकी तो हो ही जानी थी मुलाकात। नहीं, मेरी मुलाकात तो खैर वो अल्लाह का शुक्र हो ही जाती है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल मुलाकात है ना, ये बुनियादी तौर पे उस वक़्त अगर आपको याद हो जब मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई पार्टी के अंदर से, जो करने वालों ने ये कहा जी कि इन्होंने मुलाकातें बंद करा दी हैं, और हालांकि एक ही मुलाकात जो पिछले साल 1.5 में हुई है वो मैंने करवाई थी जो सियासी लोगों से, उसके बाद से नहीं हो सकी, उससे पहले भी नहीं हो सकी। आपने सियासी लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात? ये मुलाकात थी जिसमें आलिया हमजा को नॉमिनेट किया गया। ठीक है। वो भी काफ़ी तकलीफ हुई लोगों को। ठीक है। तो आपने कैसे मैनेज कर लिया ये? सर अब ये मेरे स्किल है ना। अगर मैं देखे ना, हम एसएम जफर साहब थे, वो भी सेम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते थे, वो क्यों एसएम जफर साहब से थे और हम नहीं थे? वो किलो में फ़र्क होता है। थोड़ा आप मेहनत करते हैं, थोड़ी आप एफर्ट करते हैं तो हो जाती है। तो उस वक़्त इन्होंने लिख के भी दे दिया कि हम बात नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो पूरा, उसके बावजूद फिर मुलाकातें तो नहीं कभी बात नहीं करेंगे। क्या मतलब? मीडिया के सामने वो मीडिया हाईकोर्ट में दे नहीं दिया था स्टेटमेंट, इनके जनरल सेक्रेटरी ने लिख के दे दिया था अदालत में कि जी हम मीडिया के साथ बात नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक। और फिर वो जेल के सामने मीडिया के साथ बात। हाँ, फिर वो ना मुलाकातें रहीं ना बातें रहीं, फिर ये आपस में लड़ना शुरू हो गए, फिर ये आपस में लड़ते रहते। तो अब वहाँ पे जाते वक्त भी बंदा सोचता तो है ना कि अब किस अंदर इमरान खान से मुसीबत में है,
उनकी बेगम साहबा मुसीबत में, बाहर इनके अपने चौचले नहीं खत्म होते, कौन चला गया कौन, वो पिटना शुरू हो जाते हैं। तो फिर बंदा जो है वो जो एक इज्जतदार आदमी है, वो तो मेरे जैसा आदमी जो है जो अपना इज्जत ही हमारे पास और कुछ है नहीं, तो हमें टके टके की बातें सुनने की क्या जरूरत है। तो आप पीछे हट गए हैं अब? मैं तो जानबूझ के नहीं चाहता, मैं जाऊँ तो आज भी चाहूँ मुलाकात तो मेरी आज भी हो जाएगी। मैं तो केस है आपके पास कोई वैसे? केसेस तो मेरा सारों में इमरान खान साहब ने तो विड्रॉ नहीं किया। तो दूसरी बात यह है सर, केस क्या है? केस कोई कानूनी केस है, ये तो सियासी केस है, सियासी लाएमन होना है। वो आई थिंक आज सलमान ने भी कहा है, सफदर ने, कि सियासी बात तो उन्होंने करनी और हल तो वहीं से निकलना है। अब ये कह ही सकता है बंदा, आप कितनी दफ़ा समझा चुके हैं कि आप जो भी करें, आप ये अगली जो आप हम बात करेंगे इस्तीफों वाली, उस पर भी मेरा और राय है। गुजारिश ये है कि ये चीज़ें स्ट्रेटजी जो एब्सेंस है ना स्ट्रेटजी की, और मैं मजे की बात है दोनों तरफ कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कोई नहीं। अगर आप कहें कि इख्तियार वली खान साहब को बहुत सुपीरियर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये भी नहीं कर रहे, तो दोनों बराबर है, दोनों मौजात पे कि अल्लाह ताला करेगा तो कुछ, मतलब अल्लाह करे सी तो कुछ हो। वैसे गुजारिश है कि ये इस तरह से नहीं होता। अच्छा देखिए ना, मैं आपको एक लास्ट सेंटेंस, जावेद साहब मैं बाहर था, वहाँ के लोगों से मुलाकात आपकी भी होती रहती है। कितनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी है सैलाब की। जब हम बचपन में स्कूलों में पढ़ते थे तो मुझे याद है कि हम फॉरेन कैंप लगाते थे, तो जो भी घरों में कपड़े होते थे जो नए पुराने इकट्ठे करके हम एक ना एक्टिविटी वो सर यूनिफिकेशन का एक फैक्टर होता। हमारी जो मुल्क में नफरतें इतनी बढ़ गई हैं कि बड़े से बड़ा हादसा हमें यूनिफाई नहीं कर पा रहा, बड़े से बड़ा कोई और चीज़ हम जंग जीत जाएं तभी यूनिफाई नहीं होते, जंग अपना हम मैच जीत जाएं तभी यूनिफाई नहीं होते, सैलाबी हमें यूनिफाई। तो और मुल्क में कोई ऐसा इदारा, कोई कुव्वत, कोई शख्सियत ऐसी है नहीं जो सबको साथ बिल्कुल सही है। बड़ी ट्रेजेडी है, बात आपकी ठीक। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये वाकई क्राइसिस है। अख्तियार साहब आपके पास है ना, इस तरह फरमाइएगा कि ये हो क्या रहा है? अगर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो जाती है तो क्या हर्ज है? उसकी पूरी पार्टी को आपने साइड पे किया हुआ है, अब उनकी दरख्वास्त हाई कोर्ट में पड़ी हुई है, 4-6 महीने हो गए हैं, वो चीफ जस्टिस साहब टाइम नहीं दे रहे हैं उनको, और अल्टीमेटली वकील को धमकी देनी पड़ गई कि मैं चला जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा। तो ये कहाँ है कानून, कहाँ है इंसाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये धमकी शमकी तो खैर ये इनके वैसे ही आदत भी है, ये ज़ेब दास्तान के लिए ये करते रहते हैं। जहाँ तक मुलाकातों की बात है तो ये आप नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकता कि मुलाकात उनकी हो नहीं रही है। कुछ मुलाकातें शायद उसमें कुछ नई भी होती होंगी, कुछ डिले हो जाती होंगी, और मैक्सिमम जो है वो चौधरी साहब, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इमरान खान साहब खुद कुछ लोगों को नहीं मिलना चाहते। अच्छा जी। बिल्कुल, वरना आपको कभी ये कंप्लेंट बुशरा बीबी की साइड से नहीं आएगी कि मेरी मुलाकात नहीं होती। उनके साथ सारे पॉलिटिशियन मुलाकात ही करते हैं, फैमिली के लोग करते हैं, हो जाती है उनकी। तो इमरान खान पॉलिटिकल फिगर है जी। इमरान खान की दो मुलाकातें। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब की जो मुलाकात है उसमें कुछ लोगों की यहाँ से लिस्ट में नाम डल जाती है, वहां पे जब उनको लिस्ट दिखाई जाती है तो वो कहते हैं इन 3 को आने दो, ये 2 जो है इनको बाहर कर दो। खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं, वो खुद भी नहीं मिलना चाहते। अगर अब मैं आपको ये कहूँ कि जो अभी उन्होंने रिसेंट ट्वीट की है, हाँ, वो जो कहते हैं केपी के अंदर जो ऑपरेशन है उसके खिलाफ, ऑपरेशन के खिलाफ डट जाए। तो मुझे ये बताइए कि केपी में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? मैं जिम्मेदार हुकूमती ओहदेदार की हैसियत से ये मैं कह सकता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई मिलिट्री आज भी वैसे 19 दहशतगर्द मारे गए हैं वैसे नहीं। वो देखिए ऑपरेशन जो है हम उसको कहते हैं, लाइक जो कार्रवाई हमने की थी, जिस तरह ज़रबे अज़ब था, अब्दुल फसाद था, मतलब स्वात ऑपरेशन हो गया, बाकायदा आप कॉम्बिंग करते हैं, आप पूरे एरिया को क्लियर करते हैं। एक टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड और कार्रवाइयाँ होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी हो सकती है, वो पंजाब में भी हो सकती है, बलूचिस्तान और सिंध में भी हो सकती है। तो अब इमरान खान के इस ट्वीट का मकसद क्या है? बुनियादी तौर पर वो एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बगावत पे उनको उकसाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो फौज को टारगेट कर रहे हैं, तीसरी तरफ वो अली अमीन को कह रहे हैं कि मैं एक बार फिर अली अमीन तो मैं कह रहा हूँ। ये अब वो माहौल बना रहे हैं कि अली अमीन मेरी बात नहीं मान रहा, ठीक, और अली अमीन जो है तो वो बुशरा बीबी की नेगेटिव लिस्ट पर है, उनके कुछ मामलात ऐसे हैं कि वो ठीक नहीं है। तो
उस वजह से अब वो उसको हटा रहे हैं। तो सर मुलाकात पे, और दूसरा मैं आपको, बात तो वैसे लंबी हो गई लेकिन मेरे नजदीक ये इतना कोई मसला नहीं है। अगर हम बात किसी और उनके लिए बड़ा मसला है, उनका लीडर है, जेल के अंदर मुलाकातें उनकी होती है, मुलाकातें उनकी होती है, नहीं है कि नहीं होती है, राब्ता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन ये साहब आपकी तरफ आना है क्योंकि इस मुल्क के मसाइल और बड़े हैं। कतर का इशू जो है ना बड़ा खौफनाक है, और अब एक सेटल कंट्री के ऊपर इसराइल ने हमला कर दिया है, और हमला भी ऐसे मुल्क के ऊपर किया है जिसके साथ सफारती ताल्लुकात भी हैं, और जहां पे अमरीकी अड्डा भी है, और सबसे बड़ा अड्डा है सेंट कॉम का उस साइड पे। और ऐसा लगता है कि अमेरिकन की कंसेंट शामिल थी, अगर कंसेंट शामिल ना होती तो वो इनके तैयारों को रोक सकते थे। तो अब ये सारा जो सिनेरियो है उसके अंदर आने वाले दिनों में मुस्लिम वर्ल्ड का होगा क्या, स्टांस क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक की तरफ आपकी तरफ, छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जैसा ये फरमाइएगा, ये सिनेरियो जो बन रहा है ये तो बड़ा खौफनाक है। ऐसा लगता है कि इसराइल सिर्फ किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं, वो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ है। बिल्कुल जी, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ है, और वो इसराइल की जो ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए किसी भी लिमिट पे जाने को वो तैयार है। अब देखें कतर ऐसा मुल्क है, वहाँ इसराइली भी आते रहे, बातचीत वहाँ होती रही, वहाँ अफगानिस्तान के भी देखे वहाँ ऑफिस बना रहा, और वहाँ अमेरिकन का सबसे बड़ा, जैसे आपने बेस का अल-अदीद जो एयर बेस है, 10,000 से ज्यादा वहां पे अमेरिकन मौजूद है, और सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है, एयर ऑपरेशन सेंटर है, जो पूरी एयर एक्टिविटी जो है रीजन की वहां पे वो उसको रेगुलेट मॉनिटर करते हैं। अब वहां पे देखें अटैक किया है, और कतर दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, और अब इससे हमें सबक ये मिलता है, देखें जावेद भाई, कि पाकिस्तान और कतर का मुआवजा आप करें। पाकिस्तान ने, इंडिया ने हमें अंडरमाइन किया, 4 दिन में 4 शान चित किया। किस लिए किया? कि पाकिस्तान की फौज ने किया, किसी और एलिमेंट ने नहीं किया। तो पाकिस्तान की फौज वैसे भी कौमी फौज है, अवामी फौज है, अवाम उसके साथ खड़ी होती है, और फिर हमारा क्रेडिबल डेटरेंस है। ना इजराइल जुर्रत कर सकता है, ना इंडिया जुर्रत कर सकता है पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की। कतर को किया उन्होंने, और बाकी जो गल्फ स्टेट हैं उनको भी कर सकता है। अगर कतर में कर सकता है, कल किसी भी मुल्क में कर सकता है, यूएई पे कर सकता है। और जैसे उन्होंने ईरान में देखिए आप, ईरान में उन्होंने इस्माइल हनिया को, प्रेसिडेंट साहब की जब हो रही थी ओथ टेकिंग सेरेमनी, उसके बाद कैसे उन्होंने टारगेट किया उसको। तो इजराइल जो ये करेंगे, हमें ओआईसी ने सबक सीखना है इससे, और बजाय के वेस्ट पे डिपेंडेंसी बढ़ाएं, उनके हथियारों पे भरोसा करें, वो हथियार तो उनको बेचेंगे। अब देखिए कतर ने यहां तक गया कि $400 मिलियन का जहाज प्रेजेंट किया। सऊदी अरेबिया ने कहा हम $1 ट्रिलियन का आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, बिजनेस करेंगे आपके साथ। ठीक, पाकिस्तान के पास अपना जेट फाइटर है, हमारा अपना टैंक है, हमारी अपनी आबदोजें हैं, हम बुलेट से लेके जहाज तक, और मिसाइल और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खुद बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं। दो कि हमने एनपीटी साइन नहीं किया हुआ, हमने एमटीसीआर साइन नहीं किया हुआ, बट हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं। बट अगर हमारे जो ब्रादर ममालिक हैं इस्लामी, इन्हें जरूरत होती है, हम जहाज भी देंगे इन्हें, हम अपने टैंक भी देंगे, और फिर हम ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं जो वेस्ट कभी नहीं करेगा। तो ये इन ममालिक को रियलाइज करना होगा कि वेस्ट भी जितना कम डिपेंडेंसी करे। और देखें नेतन्याहू का हमने अमेरिका को बता दिया था, और ट्रम्प साहब कहते हैं कि जी हमें बड़ा कम रिएक्शन टाइम दिया गया, बताया तो सही, लेकिन और मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। भाई आपकी मर्जी के बगैर वो कर ही नहीं सकते, आपके बगैर। तो इजराइल देखिए, आप कनाडा से भाग के, हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं, कनाडा से किस्ती उठ के चले गए थे एक दिन पहले G7 की कॉन्फ्रेंस से, कि मार पड़ रही थी, ईरान ने मारा था उसको। तो ये मोदी और जो है नेतन्याहू एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ये एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, और ये इनको अंडरमाइन करते रहेंगे जब तक कि मुस्लिम उम्मा खुद अपने पांव पे ना खड़ी हुई। और इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान इंशाल्लाह एक लीड रोल। अच्छा साहब, इसके अंदर जो सूरत हाल है अमेरिका के अंदर, जो इस वक्त बहस चल रही है, वो ये बहस चल रही है कि वार्निंग क्यों नहीं दी कतर को, या हमें बताया क्यों नहीं। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने और अब वार्निंग नहीं दी गई, जबकि होना तो ये चाहिए कि हमला क्यों हुआ। अब देखें ना, हमले को यानी हमले को अमेरिका भी समझ रहा है ठीक किया, बस ये जी हमें बताना चाहिए था पहले, जरा थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना। वो ये कह रहे हैं कि देखें ये किसी को भी हेल्प नहीं करेगा, ये ना पीस प्रोसेस को हेल्प करेगा, ना गजा में जंगबंदी इससे कोई बेहतर होगी। और देखिए हमास के पास क्या रह गया, और इससे पीएलओ ने भी सबक सीखना है। अब देखिए गजा जो है उसमें हमास है, और वेस्ट बैंक में पैलेस्टीन अथॉरिटी या अल फतेह है। तो इन्हें भी आपस में अपने डिफरेंस खत्म करके एक यूनिफाइड स्टांस लेना चाहिए। और वो इसी को अपना, देखें अब कतर जो है
ये क्यों नहीं कहता कि जितने भी यहाँ इजरायली ओरिजिन के लोग हैं वापस चले जाए, यहूदियों को निकाले ना वहां से। और जीसी 6 मुल्क हैं, अब उसके लिए तो 6 मुल्क ही कहते हैं कि भाई जो हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है कम से कम यहूदियों को वहां से निकाल दें, अपने से जो फ्लाइटें ऑपरेट कर रहे हैं उनको खत्म कर दें, ट्रेड खत्म कर दें, कुछ करें तो सही, कुछ तो करें। हम तो तैयार है मदद करने के लिए, बट अपने पांव पे तो उन्होंने खड़ा होना है। वैसे साहब ये फरमाइएगा, वैसे ये इसराइल का जो खतरा है वो बढ़ता चला जा रहा है, और पाकिस्तान के ऊपर जब अटैक हुआ था इंडिया की तरफ से तो उसमें इसराइली टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हुई और इसराइली इंजीनियर भी इस्तेमाल हुई। 150 इंजीनियर था जो एक्सपर्ट था जो इंडिया के अंदर बैठा हुआ था। तो इसका मतलब पाकिस्तान भी उनकी आंखों में रड़क रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? देखिए सर, पाकिस्तान को सबसे पहले एक मजबूत रियासत बनना है। दिफाई लिहाज से जैसे की बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यूएसएसआर भी दिफाई लिहाज से बहुत बड़ी रियासत था, लेकिन माशी और सियासी मजबूती ना होना किसी भी रियासत की बका के लिए बहुत वाइटल होता है। ठीक है। और इस चीज़ को जहन में रखिए, देखिए जो दुनिया में कामयाब तरीन ममालिक है, इसराइल पाकिस्तान उनकी हिट लिस्ट पे है। उसकी वजह कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक कंट्री है जो कि न्यूक्लियर डेटरेंस पे रखता है, और इसराइल को हमेशा उन्होंने एक चैलेंज भी दिया है जब से 1947। आई थिंक पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज फ्यू स्टेट्स जिन्होंने कि अपनी फॉर्मेशन से लेके आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा, आपको जो निज़ाम आपने अपनाया है उस निज़ाम के तहत चलना पड़ेगा। इस वक्त जो मर्जी कह ले, पाकिस्तान उस निज़ाम के तहत जिसको आइन कहते हैं उसके साथ नहीं चल रहा। ठीक है। और एक डंडे के जोर पे चल रहा है। इन जो हाउस है उसको इन ऑर्डर करना चाहिए, लेकिन ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या उनसे वाबस्ता लोगों की तरफ से जो फौज के खिलाफ कंपेन चल रही इस वक्त भी चल रही है, तो उसको क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग मतलब कौन? अब ये तो नहीं हो सकता ना कि चिली में बैठा अगर बंदा ट्वीट कर रहा है उसको वो पीटीआई की तस्वीर लगा के कर दे तो वो आप कर लें, हमारे बंदे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा के कुछ करने, ये नहीं होता। एक तो सोशल मीडिया कैंपेन को मुझे तो ये समझ में नहीं आता है फ्रैंकली स्पीकिंग, ये सोशल मीडिया को इतना सीरियस आप लेते क्यों है? मतलब बहुत सीरियस लेना चाहिए। जो नेपाल में नेपाल में सूरत हाल है, लेकिन जो बांग्लादेश के अंदर सर नेपाल और बांग्लादेश की सूरत हाल जो भी थी तो हमें उससे सबक सीखना चाहिए ना। हम सैलाब की बात तब करते हैं जब सैलाब घर में आ जाता है, हम निज़ाम ठीक करने की बात तब कर देते हैं जब तबाही आ चुकी होती है, हम हर चीज़ उस वक्त करते हैं जब वो सर पे आ जाती है, पहले क्यों नहीं करते? आप देखें ना, सिंपल सा तरीक़ेकार है, पूरी दुनिया में जो पावर ट्रांसफ़र होती है पीसफुली होती है, पता भी नहीं लगता कि जी कौन कहाँ पे है, किस तरह से है, लोगों का एक निज़ाम है। हमारी बदकिस्मती ये है कि आज तक किसी जमहूरी हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट नहीं कराया। ठीक है जी, जो कि आपका आर्टिकल 7 के तहत पहली सीढ़ी है। वैसे अब होने लगा है, मैं आपको बता रहा हूँ, अनकरीब होने लगा। पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये एक संभ्याल का इलेक्शन तो इनसे संभाला नहीं जाता 2 बजे तो बाद डब्बे चुके नाश के सन, तो इतना बड़ा इलेक्शन ये कैसे कराएंगे? और इस इलेक्शन कमीशन के तहत आप जो भी इलेक्शन कराएंगे वो काबिल कबूल होगा। अच्छा, आपने कराने तो नहीं होते ना, निभाना भी होता है। नहीं, उसको एक्सेप्ट भी करना है साहब। अपोजिशन को चाहिए कि उसको एक्सेप्ट करे, अगर अपोजिशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो उस इलेक्शन का कोई फायदा। देखिए किसी के लिए अब ना इख्तियार साहब देखें, मसला ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे आप देख लें जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर तब्दीलियां आ रही वो बड़ी खौफनाक है। पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंज आई है वो आपके सामने, जो सैलाब है वो आपके सामने, और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप इतनी एफर्ट के बावजूद भी मनवा नहीं सके। अब अगर ये कौमी असम्बली को छोड़ के बाहर बैठ जाते हैं, सेनेट से जिस तरह इस्तीफे देने शुरू किए हुए हैं, ये बाहर बैठ जाते हैं, तो ये तो बड़ा खौफनाक क्राइसिस होगा। कैसे निपटेंगे इन सबसे? देखिए चौधरी साहब, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है ना, तो ये लफ्ज़ यूनिफाइंग हम अभी सुन रहे थे थोड़ी देर पहले अपनी गुफ्तगू में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी आपके साथ आके नहीं बैठना, चाहे जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो, चाहे कोई भी मसला हो जाए, चाहे आपके नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स आ जाएं, चाहे इंडिया का हमला आ जाए, इन्होंने आपके साथ। सर ये आपसे ज्यादा पैट्रियाटिक है, आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा है कि नहीं करते। नेशनल इश्यूज पे अगर जब आप कहेंगे कि पार्टी आपके साथ नहीं बैठती, मैंने तो अभी वो सर्टिफिकेट दिए ही नहीं है, आप खुद दे रहे हैं। मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो प्रो पाकिस्तान, वो प्रो पाकिस्तान है ये आप कहते हैं। मैंने अभी एंटी पाकिस्तानी नहीं कहा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया है ये आने में देर कर देते हैं।
ये आते नहीं है। इनकी सोशल मीडिया जिसको आप सीरियस लेते हैं और वो नॉन सीरियस बता रहे हैं, वो सोशल मीडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। चले लेट मी कम ओवर टू दिस इजराइल। इससे बड़ा झूठा मैं चले रहने दें आप। नहीं, मैं तो आपको मुझे अपनी बात कर लेने दे, फिर आप अपनी बात पे कर लेना। मुझे एक मिनट, मैं आपकी इस बात पे ना मुझे मुखल होने आप नजम से हमारे तो नहीं भाईजान रुक जाइए। आप जंग के दौरान आप उनकी रिपोर्ट्स पढ़ लें, इंडिपेंडेंट जावेद साहब आप अपना एनालिसिस बताएं। अच्छा ऐसा होता है हमारा सोशल मीडिया जंग के दौरान जिस तरह से उन्होंने खड़ा हुआ पाकिस्तान की फौज के साथ, पाकिस्तान के साथ बड़ा लेट खड़ा हुआ। ये लेट चौधरी साहब, सही बात। मैं अभी आपको अगर मौजू बदलना चाहते हैं और इस पर बात करना चाहते हैं, मैं आपको सोशल मीडिया छोड़ दें, मेरी ट्वीट वो छोड़े। आप आधे पीटीआई में हैं, आधे नहीं। आप अपनी बात छोड़ दें, छोड़ दे मेरे भाई, छोड़ दे। आप पीटीआई में है, पीटीआई आपकी पीटीआई की सोशल मीडिया के जो टॉप नॉच लोग हैं उनकी ट्वीटें बताता हूँ। आपकी अलीमा बीबी की बताता हूँ जो कहती है कि ये नूरा कुश्ती है। मैं उमर अयूब की बात बता रहा हूँ जो कहता है हमारी टैंकों में तेल ही नहीं है, हम लड़ ही नहीं सकते। मैं आपको सनम जावेद की बात बताऊंगा, मैं आपको इमरान रियाज की बताऊंगा, मैं आपको साबिर शाकिर की बताऊंगा। साबिर शाकिर उमर अयूब साहब ने कहा कि इन्होंने गोले भेज सारी उम्र यार आते हैं। अब आप कमाल करते हैं तो मत करें ऐसी चीज में, मत घुसे जहां पे आप डिफेंड नहीं कर सकते। मुझे आप वहां पे मत ले जाएं। सीधी बात यह है, देखिए मैं अब इजराइल की बात आई ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में पाकिस्तान की क़यादत इस वक्त चाहे वो फौजी है या सिविल है, आपका इल्जाम जो है ना वो हम फेंकते हैं रद्दी की टोकरी में। आप 2014 में भी बैठे हुए थे डी चौक में, आप कहते थे कतर से दो मुल्क हैं जी, उनसे सारे यज्ञती के लिए पाकिस्तान। मुझे एक मिनट दे दे, मैं बताता हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। उस वक्त आपको मैं वही बता रहा हूँ आपको क्या करने गए, बता रहा हूँ। अच्छा यूही क्या करने गया था वो? यूही के तो साथ में है ना, अगला तो हदफ। चौधरी साहब अगर मेरा टाइम इस तरह कटकुट होता है ना, मैं क्या करूँ? आप बोले थे, आप बोलेंगे बच्चों की नाराज नहीं नाराज नहीं होता हूँ, लेकिन मैं यार अभी अल्लाह के घर से होकर आए हैं, अपना अल्लाह के घर से लेकर ईमान ताजा करके आया हूँ। और जहाँ पे कलेमा हक पढ़ना होता है उधर मैं गुजारा नहीं करता। बोले 2014 में भी आपने धमा चौकड़ी मचाई, आपने कहा कि ये हल्के खोल दो, वो हल्के खोल दो, फला चीज 35 पंचर, फिर बाद में कहते हैं कि जी वो तो जी सियासी बयान था। ये आपकी संजीदगी का आलम है। जब इंडिया का हमला होता है तो कहते हैं अब मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं। ये आपकी सारी विजन है, ये आपकी सारी करेज है। पहली दफा मेरे ख्याल में हिस्ट्री में जब से हम देख रहे हैं सियासत को, रियासत को, हुकूमत को, जमहूरियत को, आज ईरान का पार्लियामेंट आप पाकिस्तान जिंदाबाद और दिल दिल पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। तो क्यों? पाकिस्तान ये आपकी कामयाब पॉलिसी थी, खारजा पॉलिसी थी। डिप्लोमेटिकली आपने विन किया, आप इजराइल के अगेंस्ट खुल के खड़े हो। आपने अमेरिका को अच्छे लग रहे हैं, आपने अमरीकियों को बता दिया कि हम आपके साथ अगर दोस्ती करते हैं, हम दोस्त, हम अगर आपके साथ ताल्लुक रखेंगे। अच्छा इसके बाद में फिर तेरी खबर लेते एक जुमला सुने फिर ब्रेक पे जाइए। शहबाज शरीफ साहब कतर जाकर आप देखें कि उन्होंने इमामत शुरू कर दी और पूरी मुस्लिम उम्मा जो है आके कतर के साथ खड़ी हो रही है। इसको कहते हैं डिप्लोमेटिकली जंगों को जीतना और डायरेक्शन से। मुझे ब्रेक लेने दें, जनरल साहब के पास एक सवाल छोड़ दिया जाना है। क्या करूं? जनरल साहब देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उनके एक साथी हैं चार्ली, कल उनके ऊपर हमला हुआ, वो मारे गए और उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ट्वीट करके पूरी दुनिया में जहां जहां अमेरिकन परचम है उसको सरनगू किया गया एक बंदे पे। और कल के दिन फलस्तीन 50 फलस्तीनी मारे हैं कल के दिन, क्योंकि कतर पे हमले के फौरन बाद गजा के ऊपर इतनी बमबारी हुई है कि 50 फलस्तीनी वहां पे मारे गए। तो एक जान जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस साइड पे जो हजारों लोग कब तक मर गए हैं उसका कोई नोटिस नहीं ले रहा, तो उसको क्या समझा जाए? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के दोबारा जरूरत।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जनरल साहब, ये देखें कि एक साइड पे वो डोनाल्ड ट्रंप के एक साथी को मारा गया है, तो वो सरनगू हो रहा है परचम पूरी दुनिया के अंदर, और यहाँ पे 50 फलस्तीनी एक दिन में मारे गए हैं। 70,000 के करीब जो हैं गजा के लोग मुकम्मल तौर पे फारग हो गए दुनिया से, सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया पूरे इलाके को। वहाँ पे किसी को कोई अफसोस नहीं। देखिए, हमें इससे सबक बड़ा एक सीखना चाहिए। जैसे हमारे फील्ड मार्शल ने भी अफगानिस्तान पे हमने कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड टारगेट स्ट्राइक की थी कि मुझे एक पाकिस्तानी की जान पूरे अफगानिस्तान से ज़्यादा अजीज है। ठीक, ये होती है कमिटमेंट और सॉलिडेरिटी अपने हर शख्स के साथ दिखाने का। तो ट्रम्प के वो कंजर्वेटिव साथी थे और यूथ को वो मोटिवेट कर रहे थे कंजर्वेटिव पॉलिसी के तहत। 31 साल उनकी उम्र थी, और वहाँ पे जहाँ लाखों शहीद हो गए उस पे वो टस से मस नहीं होते, और बल्कि उनके आशीर्वाद से सब कुछ कर रहे हैं। आप देखें वहाँ पूरे गजा में जो बर्बादी हुई है, पूरा यूरोप या दुनिया के अवाम इसराइल के खिलाफ उसको कंडेम कर रहे हैं। और यूएन का जो इजलास होने जा रहा है 22 तारीख से इस महीने के एंड में, जिसमें कि आपको पता है बरतानिया ने, फ्रांस ने, बेल्जियम ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने कहा फलस्तीन को एक आज़ाद रियासत हम मानने जा रहे हैं। तो अमेरिका ने उनके वीज़े रोक दिए महमूद अब्बास साहब के, और फिलहाल नहीं दे दिए, शायद दे दें, पर फिलहाल तो रोके हुए हैं। तो ये देखें, आपको सीखना होगा, पाकिस्तान को इनसे सीख के आगे चलना होगा। चाहे जैसे मेरे दो मौजूद वहां बैठे हुए अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान है तो आपकी सियासत चलेगी, सब कुछ है पाकिस्तानी। और पाकिस्तान को जो इज्जत दिलाई वो किसने दिलाई? क्या सियासी पार्टियों ने दिलाई? वो पाकिस्तानी फौज ने दिलाई, और बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज इंडिया को दिया। नहीं, मैं बात कर, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आपके पीछे खड़ी, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, पीछे खड़ी। नहीं देखिए, आप फौज और पाकिस्तान को अलग-अलग, मैं ये कह रहा हूं सियासी जमातों को और फौज में डिफरेंस। फैसल साहब यही कह रहा हूं कि कौम साथ खड़ी थी। बात को देखिए, कौम साथ खड़ी थी, की मजबूरी होगी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैंने अभी बात पूरी नहीं की थी। पाकिस्तानी पाकिस्तान की फौज अवामी फौज है, पाकिस्तानी फौज अवामी फौज है, पाकिस्तान कौमी फौज है। और देखिए, हमारे यहाँ अवाम जो है जिनके 3-3 बच्चे एक खानदान के शहीद हो गए, उनका वालिद कहता है कि मेरे 9 बच्चे भी शहीद हो जाएं तो मैं इस मुल्क पे कुर्बान करने को तैयार हूं। हमारी अवाम ये है, और ये मैं केपीके की मिसाल दे रहा हूं। अभी मेजर बिलाल जो शहीद हुए, देखें वो SSG से थे, और उन्होंने अपने आप को छोड़ के अपने सिपाही के ऊपर गिराया और उसको बचाने की कोशिश की। अब फर्क क्या है? फर्क अवाम भी वही है, फौज भी वही है, और अवाम की ताकत से फौज लड़ती है। अब सर, दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है पाकिस्तान। अच्छा, हमें बात मैं करना चाह रहा था, देखिए हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तानी फौज हमारी रेड लाइन है, वो हमारे सरदों की भी मुहाफिज है, हमारी जान की भी मुहाफिज है। अब देखिए, किसने राशन कार्ड के सैलाब के लिए दिए? कौन सैलाब के लिए पूरे मुल्क में पहुंच रहा है? कौन ड्यूटियां कर रहा है? फौज कर रही है। फौज कौन है? पाकिस्तान की अवाम की फौज है, और फौज जो साथ है। लीडरों को ये समझना चाहिए, लीडरों को ये समझना चाहिए कि अवाम को जो है गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अवाम गुमराह नहीं हो सकते। ठीक हो, पाकिस्तान की ताकत फौज की ताकत, फौज की ताकत पाकिस्तान की ताकत है, और कोई बंदा भी फौज के खिलाफ बात करता है, मेरे ख्याल उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अच्छा फैसल साहब, ये देखें, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन हो रहा है ना, इमरान खान साहब ने कल भी ट्वीट ठोक दी उसके खिलाफ के जी ऑपरेशन रुकवाएं आप, और अपने MNA सेनेटर से कहा कि आप इनके सामने खड़े हो जाएं और मुज़ाकरात करें। तो एक जगह पे इतनी ज्यादा पाकिस्तानी फौज ने शहादतें बर्दाश्त की, आम आदमी इतना ज्यादा मर रहा है, तो आप उस मुल्क को लिवरेज देना चाहते हैं जो आपका दुश्मन है इस वक्त? नहीं, आप इसको गलत अंदाज से देख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि फौज पाकिस्तान की अवाम में से है, और पाकिस्तान की अवाम फौज की मुहाफ़िज़ है, पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ फौज है। ये इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। शहीद जो बच्चे होते हैं, जो गाजी होते हैं, मैं जिस इलाके से हूँ, जिस ज़िले से हूँ, शहादतें पूरे पाकिस्तान में हमारे सिपाहियों ने दी हैं, फौज ने दी हैं, ऑफिसर्स ने दी हैं, हमारे पुलिस ने दी है, हमारी अवाम ने दी है। इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ नया नहीं है। इमरान खान साहब को आपको याद होगा कि एक दफ़ा तालिबान खान का वेस्टर्न मीडिया ने खिताब दिया था। वो इसलिए कि उस वक्त भी कहते थे कि आप तालिबान को एंगेज करें, वॉर जो है वो नहीं है इसका हल। अगर आप जब तक तालिबान के साथ आपके ताल्लुकात मुस्तहकम नहीं होंगे या अफगान हुकूमत के साथ, तब तक TTP वगैरह का वैसे इस बार भी आगाज मुज़ाकरात से हुआ है, मुज़ाकरात फेल हुए हैं तो ऑपरेशन शुरू हुआ। नहीं, अब ऑपरेशन वो सारवल साहब तो कह रहे हैं ऑपरेशन हो नहीं रहा, आप कह रहे हो रहा है।
इशू ये है कि जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ टीडीपी के लोग आएंगे तो उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जब आप कोलैटरल डैमेज होता है फिर हमारे लोग भी खिलाफ हो जाते हैं। पहले से उसका जो हल है वो जंग नहीं है या ड्रोन नहीं है या जो मामला नहीं है, जो वहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ जब तक कौम यकसूई के साथ मुकम्मल तौर पे, बलूचिस्तान में भी ये मसला है, यहाँ पे भी मसला है और इंटरनेशनल ताकतें तो है ना, इसमें कोई शक की बात है कि हम सबको जब तक इकट्ठे नहीं होंगे। तो इमरान खान साहब का जो कहने का मकसद है, जिसकी वो वजाहत देते रहे हैं, और क्योंकि जब वो वजाहत शायद होती है, बात होती है, तो मैं भी मौजूद था, तो मैं आपको ये बात बता सकता हूँ, उनका ये ख्याल है कि तालिबान को अंगेज के बगैर या मौजूदा अफगान हुकूमत है, और उसका वो मिसाल देते हैं कि जब तालिबान हुकूमत आई, तालिबान से बड़ी जबरदस्त किस्म की एंगेजमेंट इस वक्त चल रही है, और एंगेजमेंट चाइना के जरिए चल रही है। चाइना, पाकिस्तान और एक हद तक अमेरिकन भी अब उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो इस लेवल पे एंगेजमेंट है, इस लेवल पे बाकायदा एग्रीमेंट हुआ। वो एंगेजमेंट डेफिनेटली बिहाइंड द डोर्स जो होती है, नहीं ओपन है, अब तो एग्रीमेंट हुआ है चाइना के अंदर। अब गुजारिश ये है कि जब तक तालिबान जो है, अब हम जंग के दौरान जो वेस्टर्न फ्रंट था, आप ये तो मानते हैं ना कि पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट फ्रंट के ऊपर अगर मामला खत्म हो, इंडिया को जो शिकस्त हुई है उसमें सबसे बड़ा जो एक डिप्लोमेसी, जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, मैं वुड से कि ये कामयाबी है उसकी। आज भी पाकिस्तान अगर मिडल ईस्ट में, चाइना में, अमेरिका में कामयाबी के साथ बात कर रहा है तो क्रेडिट गोज टू द मिलिट्री डिप्लोमेसी। ठीक है। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दें। इख्तियार साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर मुज़ाकरात ही करने हैं आखिर में, तो फिर इतना ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन करने की क्या ज़रूरत है? दूसरा ये है कि इमरान खान साहब को इंगेज करें आप। अगर इमरान खान साहब के पास कोई अच्छा फार्मूला है तो उस फार्मूले को लेने में क्या हर्ज है? जब पूरी दुनिया से फार्मूलाज ले रहे हैं तो इमरान खान साहब जो उसके फार्मूले को भी ट्राई कर लें एक बार, तो क्या रहा है? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे इख्तियार साहब, जब हम पूरी दुनिया से मदद ले रहे हैं, चाइना से मदद ले रहे हैं, अमेरिका से मदद ले रहे हैं, तालिबान को इंगेज भी कर रहे हैं, अब रशिया की सपोर्ट भी हम कहीं ना कहीं से इंगेज कर रहे हैं, सब कुछ, तो इमरान खान साहब के पास अगर एक मुज़ाकरात का फार्मूला है तो उसे लेने में क्या आ रहा है? जी अच्छा, मैं इस पर कमेंट करता हूँ। जनरल साहब का ये जो इन्होंने अपना कमेंट दिया कि ये सिर्फ फ़ौज ही है और सिर्फ फ़ौज ही है, फ़ौज के अलावा कुछ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई किरदार नहीं है। आई एम नॉट एग्री, मैं कभी भी इसके साथ एग्री नहीं करता। जैसे उन्होंने ये नहीं कहा था कि सियासी जमात की बाकायदा उन्होंने जिक्र किया, सियासी जमातों का बाकायदा जिक्र किया, तो मैं इसलिए मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता। मैं वजाहत कर देता हूँ कि जब तक पाकिस्तान की कौम साथ ना खड़ी हो, फौज जंग नहीं जीत सकती। पॉलिटिकल पार्टी साथ खड़ी ना हो, आप जंग नहीं जीत सकते। आप लड़ते हैं बॉर्डर पर, हमारी पीएफ लड़ती है फिजा में, हमारी बहरिया लड़ती है समंदरों में, और आपका पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो आपके डिप्लोमेटिक सिपाही होते हैं, वो उन महाजों पे आपको जंग जीत के देते हैं। अब बात, अगर मैं किसी भी हिस्ट्री में जाए बगैर उस बात को मजीद इस पे तबसरा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक पार्टी को, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो फौज हो, एक को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। ये सारी चीज़ें मिलकर इसका एक अच्छा नतीजा निकल सकता है। सर, आपके सवाल पे आता हूँ कि जो, और हाँ फैसल, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। आपने सवाल किया, आपकी भी कोई मजबूरी नहीं, उनकी भी कोई नहीं। हाँ, ये नहीं, सिंपल मैंने कहा कि इमरान खान का फार्मूला क्या था? मुज़ाकरात करें। मैं बताता हूँ। उन्होंने, इमरान खान ने कहा था कि आ जाओ, हम आपको दफ्तर खोल के देते हैं। उस फार्मूले पे अगर अमल करके देखें तो क्या आप समझते हैं कि उससे कोई फायदा निकलेगा? इमरान खान का फार्मूला ये था कि उन्होंने स्वात के रास्ते, काशगर के रास्ते, वजीरिस्तान के रास्ते तकरीबन 45,000 टेररिस्ट को, जो भी आप नाम देते हैं, टीटीए कहते हैं, टीटीपी कहते हैं, टेररिस्ट कहते हैं, उनको इंपोर्ट किया। नहीं, 45,000 नहीं थे, नहीं हुए। मैं बताता हूँ, मेरा ख्याल है को 3-4 हजार लोग थे, फैमिली थी उनकी। नहीं सर, मैं इस तरह नहीं है, मैं बताता हूँ, कभी हुआ ही नहीं। ये है तकरीबन 15,000 फैमिलीज, 15,000 फैमिलीज है, और फैमिलीज को जरब दे दें कि एक फैमिली में कितने लोग होते हैं। ठीक हो, वो आए हैं पाकिस्तान, वो आए हैं, आकर उन्होंने, आप निकाल दें उनको। सुन लेना सर, सुन ले। उन्होंने आते साथ इन पुलिस की, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के डीएसपी को उठा लिया, यरगमाल बना लिया। उन्होंने आते साथ इनके सिटिंग मिनिस्टर पर फायरिंग करा दी, उसका भाई मरवा दिया। और फिर आपके सिटिंग जो इमरान खान के सीएम थे, महमूद खान, उनसे
1 अरब रुपए तावान का मुतालबा किया, अदरवाइज आपको मार दिया जाएगा। महमूद खान वो सिटिंग द फ्लोर ऑफ द हाउस, मैंने उनसे पूछा असेंबली में, मैंने कहा मार्केट में ये खबर बड़ी आम है कि आपने अपनी जान बख्शी के लिए 75 करोड़ रुपए दिए हैं, आप इस बात की या तस्दीक कर दें या तरदीद करें। न उन्होंने तस्दीक की, न उन्होंने तरदीद की, वो अपनी सीट छोड़कर असेंबली से बाहर निकल गए। तो ये फार्मूले इन पे अमल हो सकता है, ठीक हो, ये कोई फार्मूले है। अच्छा जना साहब, फिर ये मसला हल कैसे होगा? कोई ना कोई पॉलिटिकल वे आपको निकालना पड़ेगा। फौज कितनी देर लड़ती रहेगी, कितनी देर पाकिस्तान के अंदर शहादतें देती रहेगी? एक सवाल है। सवाल करनी जनरल साहब से, मुझसे नहीं, इख्तियार भाई से, आपसे तो जनरल साहब से तो मेरी जरूरत जल्दी करें। जनरल साहब ने जवाब, रिटायर होने का भी जरूरत नहीं है। इख्तियार भाई से कि मौलाना फजल रहमान साहब के जो साहबजादे हैं उनके साथ जो वाकया है वो इमरान खान के दौर में हुआ है या इनके दौर में हुआ है? जो उनका रास्ता रोका गया, आपके दौर में रास्ता में रोका गया, उनको उठा लिया गया और मौलाना साहब ने, मौलाना साहब के ये सर 2 महीने पहले हुआ है, 2 महीने पहले उठा लिया उनको। हाँ जी, और उनको जिस तरह से छोड़ा असद साहब से के साथ हुआ है, असद महमूद साहब को, असद महमूद, मुझे ये बताएं, लकी मरवत में उठा लिया गया था उनको रोक लिया गया था। कहा जाता है कि अफगानिस्तान में जब अली अमीन को कहा गया कि आप गए, तो कल भी इनके जो हमारे साथ राणा साहब उन्होंने कहा जी कि वो तो टेररिज्म का मसला तो प्रोविंशियल डोमेन में नहीं आता, वफाक होता है। तो मैंने कहा क्रिटिसिज्म फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे किस बात का? बात यह है कि एक मसला है ना, टेररिज्म एक मसला, पहले उसको तस्लीम तो करें कि मसला है। ठीक, जनरल साहब ऐसे सोल्यूशन पर क्या हो? मैं देखिए इसमें ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने पहले बात की और इख्तियार भाई जो कह रहे हैं, देखिए पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फौज यकजानिब 2 कालिब है, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तानी फौज बेसिकली मिडिल क्लास से आती है और पाकिस्तानी अवाम हमेशा उनके साथ खड़ी रही है और पाकिस्तानी फौज उनके जान माल और सरदों की मुहाफिज है। अब हमने मिलजुल के मसले हल करने होंगे, बाहर से तो किसी ने आके मसला हल नहीं करना है जी, बिल्कुल। और हमने आगे बढ़ना है, हमने अपनी गलतियों से सीखना है। मेजर रोल मेरे ख्याल में जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको प्ले करना होगा, उनको एक बड़े दिल का मुजाहरा करना होगा और पीटीआई को ये इंश्योर करना होगा कि फौज इज द रेड लाइन। इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात आप नहीं कर सकते, आप किसी एक पॉलिसी से इख्तिलाफ कर सकते हैं, बट फौज के खिलाफ सच हमारे तो दुश्मन यही चाहते हैं, इंडिया ये चाहता है, हमारे बाकी दुश्मन ये चाहते हैं कि फौज और अवाम को काटा जाए, दूरियां पैदा की जाए। हमने वो पहली जोड़े में वो तो तोड़ ही नहीं सकते इसको, हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है, उसके तहत तो पूरी मुस्लिम उम्मा के साथ हमारा रिश्ता बन जाता है। तो जहां तक पाकिस्तान का तल्लक है, हमने आगे बढ़ना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा, गवर्नमेंट को बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उनसे बातचीत करनी होगी। वैसे सबको सीखना पड़ेगा जनरल साहब, अगर कोई एक सेक्टर नहीं सीखेगा तो अल्टीमेटली नुकसान पूरे पाकिस्तान को। आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।